हेलो स्टूडेंट्स, हम रिटेल के अंदर थियरीज़ एंड मॉडल्स इन रिटेल पढ़ रहे थे और हमने थियरीज़ पढ़ी थी 3 कल। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉडल्स ऑफ रिटेलिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल इंस्टीट्यूशंस। देखिए क्या है, मॉडल क्या होता है जो कि ये बताता है कि किसी एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है या क्या होना चाहिए, जो ये चीज़ बताता है वो मॉडल होता है। मतलब क्या कि जैसे हम रिटेल की अगर बात करें तो जो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करे कि ऐसा रिटेल होता है, और हम क्या करेंगे जब हमें ये पता लगेगा कि अच्छा ऐसी इस तरीके से रिटेलिंग की जाती है, तो हम क्या करेंगे उस मॉडल को इमिटेट करते हैं कि हम वही चीज़ें फिर करते हैं। तो यहाँ पर ये बताता है कि रिटेल मॉडल जो है ये बताता है कि रिटेलिंग में क्या क्या एक्टिविटी हम करते हैं। तो क्या प्रोडक्ट ऑफ़र करना है या सर्विस ऑफ़र करनी है कस्टमर्स को, क्या साइज़ होना चाहिए रिटेल का जो बिज़नेस हम कर रहे हैं उसका, या क्या लोकेशन होनी चाहिए अगर स्टोर है तो, और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी क्या अपनाए कस्टमर तक पहुंचने के लिए, प्राइसिंग पॉलिसी क्या हो। ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमारे रिटेल मॉडल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स हैं उनको डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसी के बेसिस पर मॉडल बनेगा। तो पहला यहाँ पर है कंपटीशन लेवल। कंपटीशन का लेवल हमारा क्या है वो अफेक्ट करता है हमारे मॉडल के डिसीजन को। ठीक है, कि अगर मान लो कि कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हम ऑफ़र करेंगे वो ही बिक जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कोई और कॉम्पिटिटर है नहीं। ठीक है, और अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होंगे तो हमें हमेशा जो है ज़्यादा वैरायटी में प्रोडक्ट्स रखने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, जिससे कि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल फ्रेमवर्क जो है जो रिटेलर को अफेक्ट करता है वो उसको समझना ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए। और हमारा अगर लीगल फ्रेमवर्क सपोर्ट नहीं करता तो हम इस बिज़नेस को आगे ज़्यादा नहीं चला पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए क्या है कि लीगल एस्पेक्ट हमें पता होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या इंक्लूड होंगी अगर मैं ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेचूंगी या फिर ये बिज़नेस करूंगी तो। ठीक है, तो लीगल इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट करेगा। तीसरा यहाँ पर आता है मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट पोजीशनिंग क्या होती है कि कस्टमर की क्या परसेप्शन है हमारे बारे में, मतलब कस्टमर्स क्या सोचता है हमारे रिटेल के बिज़नेस के बारे में या से हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बारे में जो कस्टमर के माइंड में चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो अफेक्ट करेगा। वही हमारी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होगी हम उसी के हिसाब से बनाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि हम उस पोजीशनिंग को चेंज करने के लिए ही मार्केटिंग करते हैं। तो अब वहाँ पर हम प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस ये सब जो है मिक्स तैयार करते हैं, वो सब चीज़ें जो आपने मार्केटिंग में पढ़ी हैं वो यहाँ आ जाएंगी। इसके बाद है टाइप ऑफ कस्टमर। कस्टमर सेंट्रिक है क्योंकि रिटेलिंग, तो इसलिए कस्टमर कैसा है हमारा वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कस्टमर का जो लेवल है वो क्या है, पेइंग कैपेसिटी क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी जो डेमोग्राफिक्स हैं वो सब हमें पता होना चाहिए, और उसी के बेसिस पर हम रिटेल स्टोर जो भी हमने डिसाइड किया है उसमें चेंज करेंगे, या अगर फिट बैठता है तो यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है प्लेस ऑफ ऑपरेशन। प्लेस ऑफ ऑपरेशन जो है वो हमारे रिटेल मॉडल को अफेक्ट करेगा कि अगर हम बिज़नेस जो हमारा है वो हम अपना किसी बड़े शहर में खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि हम कोई फ्रेंचाइज़ लें या फिर हम कोई चेन स्टोर लें, वो ठीक रहेगा, या बड़े उससे भी बड़े लेवल पर अगर हम करें तो वो स्मॉल बिज़नेस जो है अगर तो डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट्स जो हमारी होती हैं, स्पेशलिटी स्टोर्स जो होते हैं वो सुटेबल रहेंगे। तो प्लेस ने अफेक्ट किया हमारे मॉडल को कि हम कैसा जो है रिटेल स्टोर बनाएं। इसके बाद है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है वो जो है वो अफेक्ट करता है रिटेल मॉडल को। अगर जो है लोग
टेक्नो सेवी हैं तो क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज वे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। जैसे कि हम एयरप्लेन की टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, या फिर हम कपड़े जूते ये सब ऑनलाइन खरीद लेते हैं। क्यों खरीद पाते हैं? क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ पता है, ठीक है। लेकिन जो लोग लेस प्रोन टू टेक्नोलॉजी होते हैं वो शॉप पर जाकर खरीदना पसंद करते हैं। तो आपका मॉडल जो है उसी के हिसाब से, जैसे आपके कस्टमर्स हैं उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लेवल इम्पैक्ट करता है हमारे डिसीजन को कि हमारे रिटेल बिजनेस कैसे करेंगे हम, ठीक है। अगर हमारे पास लार्ज फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ हैं, मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ हैं, लार्जर एरिया है हमारे पास, तो हम बड़े लेवल पर ये बिज़नेस कर सकते हैं, बड़े शहर में अपना बिज़नेस खोल सकते हैं। दूसरा जो है, अगर हमारे पास ये चीज़ें कम होंगी तो हम ओब्वियसली बड़े लेवल पर नहीं कर सकते, स्मॉल लेवल पर ही हमें अपना बिज़नेस करना पड़ेगा। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट कर रहा है हमारे मॉडल को कि हम कौन सा चूज़ करें। तो ये तो चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं, जो हमें चूज़ करने में मदद करते हैं कि कौन से वाला मॉडल हमारे लिए ठीक रहेगा। अब मॉडल्स हैं कौन से, देखिए क्या है यहाँ पर 3 तरीके के मॉडल होते हैं। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग होती है, नॉन स्टोर बेस्ड और सर्विस रिटेलिंग। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग कौन सी है? जहाँ पर हम बेचते हैं प्रोडक्ट स्टोर में रखकर, मतलब एक फिजिकल स्टोर जहाँ पर होगा वो स्टोर बेस्ड रिटेलिंग होती है, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टोर बेस्ड रिटेलिंग जो है, जहाँ पर जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो रिटेलिंग की वो फिज़िकली कर रहे हो, उसको आप स्टोर बेस्ड रिटेलिंग बोलते हो, ठीक है। तो अब ये इसमें भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ऑफर। स्टोर बेस्ड जो रिटेलिंग है वो होती है 2 तरीके से। ओनरशिप के बेस पर कैसे होती है? पहली है इंडिपेंडेंट ट्रेडिशनल रिटेलर्स। जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलिंग एग्जिस्ट करती है वो यही है कि ट्रेडिशनल रिटेलर्स होते हैं यहाँ पर, और जो आपकी बेसिक नीड की चीज़ें जो है वो बेच रहे होते हैं, जैसे किराना शॉप्स है, पान वाला, बीड़ी वाला, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप्स वगैरह, ये सब आप शामिल कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर क्या होता है कि एक फैमिली ने बिज़नेस शुरू किया, फिर वो जनरेशन टू जनरेशन जो है पास ऑन कर देती है, और इस तरीके से इस तरह के बिज़नेस चलते हैं। इनको मोम एंड पॉप शॉप्स भी बोल सकते हो, किराना शॉप्स भी बोल सकते हो। छोटी मोटी चीज़ें जो है, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, हमारे जो रोज़ाना यूज़ की चीज़ें होती हैं वो वाली, ठीक है। इसके बाद आता है चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स कौन से होते हैं? जहाँ पर ओनरशिप जो है वो एक ही नाम से चलती है हर जगह पर, और कई जगह पर खोल देते हैं उसको, ठीक है। ओनरशिप एक या लगा लो, मतलब कुछ बंदों की जो जिनकी शुरू से थी उन्हीं की रहेगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस तरीके से जो स्टोर खोले जाते हैं, इसकी एक स्पेशल फीचर ये है कि ये जहाँ पर भी खोले जाएंगे ना, चेन स्टोर जो है वो बिल्कुल एक जैसे होंगे दिखने में, ठीक है। मतलब क्या कि उसके ऊपर जो नाम है वो एक सेम टाइप से लिखा होगा, हर शहर में वो एक जैसा दिखेगा आपको, बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है। डिस्प्ले करने का तरीका सेम होगा, एम्बियंस सेम होगी। तो ये होते हैं आपके चेन स्टोर। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो है एक तरीके से ऑटोमेटिक एडवर्टीजमेंट हो जाए स्टोर की, कि जाते ही पता लग जाए कि अच्छा ये तो वही वाला स्टोर है जो हम दूसरे शहर में भी गए थे उसमें, तो याद रहे लोगों को, इसलिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और जो है यहाँ पर सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स वगैरह लगाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं ये। तो ये है आपका चेन स्टोर। समझ गए ना बेटे कि इंडिविजुअल ओनर होगा, लेकिन जो है अलग अलग जगह पर सेम तरीके के स्टोर्स खोल दिए जाते हैं, वो चेन स्टोर्स कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज के अंदर 2 पार्टीज़ होती हैं, एक फ्रेंचाइज़र होता है, एक फ्रेंचाइजी होता है। जो फ्रेंचाइज़र है वो अलाउ करता है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए किसी और को फ़ीस के बदले। अब वहाँ पर चेन स्टोर वाले में कोई फ़ीस नहीं थी, एक ही बंदे ने अपने स्टोर्स खोले हुए थे अलग अलग जगह पर। यहाँ पर क्या है कि फ़ीस लेता है वो एक जो है फ्रेंचाइज़र से फ्रेंचाइजी से फ्रेंचाइज़र, ठीक है। और वो फ़ीस लेकर और अपना स्टोर जो है वो उसको खोलने के लिए अलाउ कर देता है, ठीक है।
तो ये है, एक एग्रीमेंट हो जाता है, किसी जोग्राफिकल एरिया को सेलेक्ट करके प्री डिटरमिन्ड होता है जो कि, और उसमें वहाँ पर वो स्टोर जो है खोल दिया जाता है। तो डोमिनोज़ है, जैसे रिलायंस फ्रेश है, सबवे वगैरह, ये सब जो है ये फ्रेंचाइज के तरीके से रिटेल स्टोर्स खुले हुए हैं। ये है। इसके बाद आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स कौन से होते हैं? कोऑपरेटिव जहाँ पर भी शब्द आ जाता है उसका यही मतलब है कि जहाँ पर जो खुद ही लोगों ने खोल लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कुछ कस्टमर्स हैं, उनको यूँ लगा कि हमारे यहाँ पर इस सराउंडिंग में हमारी ये वाली नीड पूरी नहीं हो रही, तो कुछ लोगों ने मिलकर और अपना जो है अपना ही स्टोर बना लिया, तो वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव होता है, अपना आउटलेट खोल लिया जैसे रिटेल का। तो ये है, लिमिटेड लेवल पर होता है, ये इन्वेस्टमेंट जो है कम होती है, और जो लोगों को ये प्रॉब्लम हुई थी ना, वही लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, वही ग्रुप इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये थे कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। इसके बाद आता है लीज्ड डिपार्टमेंट्स। लीज्ड डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं कि आप जो है क्या करते हैं, यहाँ पर एक जगह है किसी की ओनरशिप में है वो, और आप क्या करते हो कि आपके पास इतने फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि आप कोई स्पेशल शॉप खरीद सको, लेकिन आप बिज़नेस करना चाहते हो और किसी पर्सन के पास ज़्यादा जगह है या शॉप्स बना रखी हैं किसी ने, तो आपको वो लीज पर दे देता है काफ़ी सारे लंबे पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये होते हैं आपके लीज डिपार्टमेंट्स। इनको जो है शॉप्स विद इन शॉप्स भी बोलते हैं, पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ये। और जैसे कि बहुत बड़े मॉल के अंदर छोटी छोटी शॉप्स होती हैं ना, वो वाली चीज़ है। अब जैसे शॉपर स्टॉप है, शॉपर स्टॉप्स तो काफ़ी बड़े एरिया में होता है, वहीं पे अंदर ही उसके सीसीडी का होना, ये एग्जांपल है इसका। तो वो लीज पे दे दिया शॉपर स्टॉप्स ने सीसीडी को। ठीक है, तो ये लीज डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक, ये है। इसको तो रेंट पे करना होता है, मतलब ओनरशिप तो यहाँ पर सीसीडी की ओनरशिप तो सीसीडी के पास ही होगी, लेकिन वो उसके जगह के लिए रेंट जो है वो शॉपर स्टॉप को पे करता है। ठीक है, तो ये थे आपके जो थे ओनरशिप के बेस्ड पर। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ऑफर, कि हम चीज़ें क्या दे रहे हैं कस्टमर को, उसके बेसिस पर ये स्टोर बेस्ड रिटेलिंग कैसे होती है उसके बारे में ये। तो पहली हम बात करते हैं यहाँ पर, वो है कन्वीनियंस स्टोर्स। कन्वीनियंस स्टोर्स कौन से होते हैं? जहाँ पर कन्वीनियंस जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे वो अवेलेबल होते हों। तो कन्वीनियंस के प्रोडक्ट कौन से होते हैं? हमारे जो डेली यूज़ के, जैसे ग्रोसरी है हमारी, स्नैक्स है, मिल्क है, एग्स हैं, ब्रेड्स हैं, बिस्किट्स, न्यूज़पेपर, ये सब मिल जाता है जहाँ पर वे कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये ज़्यादा टाइम तक खुले भी रहते हैं, और इनकी लोकेशन जो है ना वो कन्वीनियंस पर होगी, हमारे कस्टमर के कन्वीनियंट पर होगी, कि बहुत नज़दीक हमें जो है इस तरह के स्टोर्स मिल जाते हैं। तो ये है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, 7-Eleven करके स्टोर्स हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये 24/7 अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, ये है। इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, वो है स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स कौन से होते हैं? जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं जो थोड़ा सा स्पेशल होते हैं, जिनमें कि कस्टमर की कुछ ब्रांड को प्रेफर करता है। अब जैसे आपको ब्रेड खरीदनी है तो ब्रिटानिया की हो या फिर किसी भी और ब्रांड की हो, हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बिस्किट खरीदने हैं अगर, उस पर भी इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम एक बारी के लिए बिस्किट खरीदने गए और एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं मिला तो हम दूसरा खरीद लेते हैं, वो इतना अफेक्ट नहीं कर रहा। पर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन से होते हैं? जहाँ पर ब्रांड वैल्यू ऐड है, जहाँ पर ब्रांड, स्पेशल ब्रांड को ही हम प्रेफर करते हैं, तो इसलिए इनके लिए हमें थोड़ा दूर भी जाना पड़ सकता है और हम तैयार भी हो जाएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट खरीदने हैं हमें, कोई पर्टिकुलर फर्नीचर हमें खरीदना है, अपैरल्स खरीदने हैं, ज्वेलरी खरीदनी है, इनके लिए जो स्टोर्स बने होते हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोर्स ही इनके लिए बने होते हैं। ये यही चीज़ बेचते हैं। ऐसा नहीं है कन्वीनियंस स्टोर की तरह कि भाई वो दूध दही भी रख रहा है, वो जो है स्नैक्स भी रख रहा है और ग्रोसरी भी रख रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें रख रहा है ना वो तो। लेकिन स्पेशलिटी में स्पेशल चीज़ें ही रखेगा। फर्नीचर वाले के पास जो है कपड़े नहीं मिलेंगे, जो अपैरल्स बेच रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नहीं मिलेगा। तो ये स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं इस तरह के। ठीक है, इसके बाद है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर कौन से स्टोर होते हैं? ऐसे रिटेल स्टोर जहाँ पर वैरायटी, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा रखी जाती है
और उनके लिए अलग अलग जगह बना दी जाती है। जैसे कि क्या किया कि पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा स्टोर काफ़ी बड़ी जगह ली और उसमें अलग अलग जो है केबिन टाइप्स बना दिए। एक केबिन बनाया, वहाँ पर जो है क्या होगा, जैसे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स रख दिए जाएंगे। फिर दूसरे वाला केबिन है, जैसे उसके अंदर जो है बुक्स रख दी, जैसे स्टेशनरी का सामान हो गया। तीसरा जो है उसमें कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर की चीज़ें हो गई। तो ये होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए बेसिकली एक ही रूफ के नीचे। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स आप इसको बोल सकते हो। ये जो है जैसे शॉपर स्टॉप, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद है ऑफ प्राइस रिटेलर्स। ऑफ प्राइस रिटेलर्स कौन से होते हैं? जो कि चीप प्राइस पर हाई क्वालिटी गुड्स को बेचते हैं, वो होते हैं ऑफ प्राइस रिटेलर। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि भाई जो है क्वालिटी अच्छी और चीपर प्राइस पर बिक रही है वो चीज़? यहाँ पर कब करता है ऐसा? जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो खुद ही इस तरह के स्टोर्स खोल देता है, डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है खुद। तो अब क्या होगा, एक तो बीच में से मतलब चेन कट गई, तो सीधा जो बना रहा है वही बेच रहा है, वही मैन्युफैक्चरर ही रिटेलर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऑफ प्राइस वैसे हो गया। दूसरा क्या है कि इस तरह के स्टोर्स में जो मैन्युफैक्चरर है वो ऐसी चीज़ें बेचता है जो कि ओड साइज में हो सकती हैं, कुछ छोटा मोटा, इतना सा इफेक्ट कि वो मतलब पता नहीं लग रहा, इतना डिफेक्ट जो है उसके अंदर है। तो जैसे जो नहीं बिका, मतलब जो बाकी रिटेल स्टोर्स में, वो यहाँ पर जो है बेच देते हैं, तो वो ऑफ प्राइस रिटेलिंग होती है। जैसे फैक्ट्री आउटलेट बोलते हैं ना हम, कि यहाँ पर नाइकी का फैक्ट्री आउटलेट है, या मोंटे कार्लो का, जैसे एग्जांपल भी बता रहा है, बाटा का है। तो इनमें इसी तरह की चीज़ें बिकती हैं। तो ये है। इसके बाद है कैटलॉग शोरूम्स। कैटलॉग शोरूम्स कौन से होते हैं? जो कि अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी गुड्स को डिस्प्ले नहीं करते, वहाँ पर सिर्फ कैटलॉग जो है वो रखते हैं। और जो है आप जाओगे, कैटलॉग देखोगे, उसमें से प्रोडक्ट बताओगे, और फिर जाकर जो है जो भी पर्सन होगा, सेल्स पर्सन होगा या क्लर्क लगा लो, वो जो है वेयर हाउस से इंस्पेक्शन करके और चीज़ों को ले आएगा। जैसे कि जूलर का एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो। क्या करेगा जूलर? अब ये थोड़ा ना कि वो बहुत सारे डिज़ाइन और हर एक जूलर तो नहीं रखता ना। आप देखते हैं, आप वहाँ पर जाते हो, वो आपको यूँ दिखा देता है, बने बनाए इतने सारे नहीं रखेगा, वो आपको दिखा देगा कैटलॉग, आप उसमें से देख कर बता दो, वो डिज़ाइन जो है वो निकलवा देगा, या फिर अगर बना नहीं है तो बनवा देता है वो। तो ये कैटलॉग शोरूम्स होते हैं। इसके बाद है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट क्या है? बड़ी सेल्फ सर्विस की दुकान है एक तरीके से, ठीक है। ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं। फूड आइटम्स भी होती हैं, ग्रोसरी की भी, नॉन फूड आइटम्स भी, जैसे हाउस होल्ड आइटम्स जैसे होती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और चीपर रेट पर, जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, मतलब डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं ये। तो जैसे कि ईजी डे है, रिलायंस फ्रेश है, ये सुपरमार्केट के एग्जांपल हैं। इसके बाद आती है हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट क्या होती है कि सुपरमार्केट जो हमने पढ़ी और जो डिपार्टमेंटल स्टोर हमने पढ़ा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है ये हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट में क्या होता है कि जैसे सुपरमार्केट में हमने बात की कि कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन सुपरमार्केट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, किचन वेयर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, फर्नीचर, ज्वेलरी, स्टेशनरी, सब कुछ यहाँ पर एक ही छत के नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर जो है आपको मिल जाता है, ठीक है। और बड़े बड़े इनके पास वेयर हाउसेस होते हैं, बहुत सारा सामान जो है ये रखते हैं। पार्किंग लॉट्स बड़े बड़े होते हैं, जैसे बिग बाज़ार है, ये है हाइपर सिटी, विशाल मेगा मार्ट है, जो वॉलमार्ट है, ये इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसके बाद है शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल जो है वो कैसे होते हैं? जहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांडेड स्टोर्स होते हैं, फूड कोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मतलब सब कुछ यहाँ पर एक ही साथ शॉपिंग एक्सपीरियंस के रूप में कर रहे हो आप जब तब यहाँ पर आप शॉपिंग मॉल में जाते हो। तो यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी भी होगी, आप मूवी भी देख सकते हो, आप खा भी सकते हो, आप खरीद भी सकते हो, सब कुछ एक ही छत के नीचे कर सकते हो। तो ये होते हैं शॉपिंग मॉल्स। तो जैसे एम्बियंस मॉल है गुड़गांव में, ये शॉपिंग मॉल का एग्जाम्पल है। इसके बाद है कियोस्क। कियोस्क कौन से होते हैं? ये होते हैं कि जैसे बहुत बड़ा मॉल है और उसमें एक छोटी सी शॉप,
ठीक है। जैसे कि एयरपोर्ट है उसमें छोटी शॉप, रेलवे स्टेशन है वहाँ पर, बस स्टैंड है वहाँ पर ये छोटी छोटी शॉप्स बनी होती हैं जो स्पेशलाइज्ड सर्विस देते हैं। अब यहाँ पर सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो कई बार जैसे कि 2 साइड ओपन भी होती है इसकी, कई बार वेंडिंग मशीन भी होती है, वो उसको भी कियोस्क बोलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपने देखे होंगे छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, हॉस्पिटल्स में भी होती है। तो वो जैसे कि एक कैफ़े टाइप खोल दिया तो वो कियोस्क बोलते हैं उसको। इसके बाद है डिस्काउंट स्टोर। डिस्काउंट स्टोर्स कौन से होते हैं? वो रिटेल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं डिस्काउंट स्टोर जहाँ पर डिस्काउंट पर प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि लो प्राइस पर जो है प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो भी कम रखी जाती है और बहुत ज़्यादा सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। डिस्काउंट स्टोर्स वो हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोर बेस्ड रिटेल का मॉडल कि इस तरीके की रिटेलिंग जब होती है तो उसको स्टोर बेस्ड बोलते हैं। दूसरा है हमारा नॉन स्टोर बेस्ड। ऑब्वियसली बिल्कुल इसका अपोजिट है कि जहाँ पर आपका स्टोर नहीं होता, 4 वॉल्स में कोई स्टोर नहीं बना होता, लेकिन कंपनी फिर भी रिटेलिंग कर रही होती है, तो उसको हम नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग बोलते हैं। अब ये 2 तरीके की हो सकती है, एक डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है, एक डिस्टेंस सेलिंग हो सकती है। जो डायरेक्ट सेलिंग होती है पहले उसके बारे में समझते हैं। देखिए डायरेक्ट सेलिंग जो है वो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सीधा कस्टमर से कांटेक्ट करके और उसी को अपना सामान आप बेचते हो, वो जो है आपकी डायरेक्ट सेलिंग कहलाती है। और यहाँ पर लेकिन आप कुछ ऑफ प्रेमिस इसको करते हो कि कोई जगह आपकी स्पेशल नहीं बनी होती, कस्टमर की आपके पास आके ऐसे खरीदेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई स्पेशल जगह नहीं बनी हुई है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझेंगे, ये 3 तरीके की हो सकती है या टाइप हो सकते हैं इसके। पहला है पार्टी प्लान, कि आपने अपने जैसे फ्रेंड्स को, नेबर्स को, जो आपके जान पहचान वाले लोग हैं उनको बुलाया, एक पार्टी की, और पार्टी में आए हुए लोग और आपने वहाँ पर ही साइड पे कुछ प्रोडक्ट्स भी रख दिए हैं, डिस्प्ले कर दिए हैं, तो वो वहाँ पर आए हुए लोग उसको खरीद सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्टी प्लान। तो अब यहाँ पर स्पेशली उसके लिए स्टोर नहीं खोला है आपने, कोई प्रेमिस नहीं है, वो तो पार्टी के लिए बुलाया था और वहाँ पर रखी हुई हैं, तो ये है। तो एक उनका रिलैक्सिंग एक शॉपिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर रहता है, आप फ़न वे में अपनी चीज़ें बेच सकते हो, तो ये है। इसके बाद है मल्टी लेवल नेटवर्क। मल्टी लेवल नेटवर्क क्या है कि आप क्या करते हो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हो गुड्स की, उसकी चेन बना देते हो कि जैसे मैं 4 लोगों को बेचूं और फिर वो 4 लोग आगे और जो है 8 लोगों को बेचें और 8 लोग आगे बेचें। इस तरीके से जो चेन सिस्टम होता है उसको बोलते हैं मल्टी लेवल नेटवर्क। तो ये जो जितना ज़्यादा बेचता जाएगा, जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ता जाएगा, उसको उतना ही कमीशन मिलता जाता है, तो ये मल्टी लेवल नेटवर्क कहलाता है। कई सारी कॉस्मेटिक कंपनीज जो हैं वो इसको यूज़ करती हैं, ठीक है। इसके बाद है डोर टू डोर सेलिंग, जो हम पर्सनल सेलिंग पढ़ते हैं ना, कि हम अपने यहाँ पर जो सेल्स पर्सन है उनको सिखाते हैं और फिर उसके बाद जो है ट्रेन होने के बाद उनको क्या करते हैं कि डोर टू डोर जाकर वो बेचते हैं चीज़ों को, तो ये होती है डायरेक्ट सेलिंग। इसके बाद है डिस्टेंस सेलिंग। डिस्टेंस सेलिंग क्या है कि इंटरनेट की होने की वजह से, ई कॉमर्स के ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से डिस्टेंस सेलिंग जो है ये कॉन्सेप्ट आया है। यहाँ पर क्या है कि आप जो है फ़ोन के ज़रिए या टीवी के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए जो है अपनी चीज़ों को बेचते हो। जैसे पहला यहाँ पर पॉइंट बता रहे डिस्टेंस सेलिंग में, मेल ऑर्डर। यहाँ पर आप क्या करते हो, पर्सनलाइज्ड मेल करते हो, कैटलॉग भेज देते हो कस्टमर के पास, कम लोगों के पास भेजते हो, बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं भेजते, जिनको आपको पता है कि पर्सपेक्टिव कस्टमर है उनके पास ही भेजोगे और वो फिर सेलेक्ट करके आपको मेल कर देंगे, आप उनके पास चीज़ों को पहुंचा दोगे। दूसरा है टेलीविज़न सेलिंग, कि टेलीविज़न पर कई सारे चैनल्स बने हुए हैं जो कि शॉपिंग के लिए ही है, जैसे कि होम शॉप 18 है, तो आपने वहाँ पर देखा, वो नीचे नंबर डाल देते हैं कि इस नंबर पर अपना जो है कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपने ये चीज़ ख़रीदनी है। वो जो पूरा डेमो देकर और पूरा अच्छे तरीके से समझाते हैं, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बताते हैं, आप उसको देखते हो और नीचे दिए हुए नंबर पर आप क्या करते हो कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट खरीदना है, आप ऑर्डर कर देते हो। कई बार वो मिस्ड कॉल मारने के लिए भी बोल देते हैं कि मिस्ड कॉल मार दो आप, बस इतना ही काफ़ी है, वो आपको खुद कॉल कर लेते हैं, तो ये टेलीविज़न सेलिंग है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग।
इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग क्या है कि दूसरी जगह पर आपने प्रोडक्ट बेचना है, पर्सपेक्टिव जो कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट पर, आप एक वेबसाइट बनाते हो, पर्सपेक्टिव कस्टमर आपकी वेबसाइट पर जो है आता है और वो वहाँ पर देखता है प्रोडक्ट्स को, उसको कोई पसंद आता है तो वो वेबसाइट के थ्रू ही आपको ऑर्डर कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग है। यहाँ पर जो है ये इस तरह की सेलिंग के लिए जो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपका, वो अच्छा होना चाहिए, तब ये पॉसिबल हो पाती है। तो ये है। तो जैसे कि जो हमारी शॉपिंग साइट्स हैं वो इसके एग्जांपल है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अमेज़न है, ये सारे, ठीक है। इसके बाद थर्ड मॉडल जो आता है वो आता है सर्विसेज रिटेलिंग। नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर आप सर्विसेज बेचते हो उसको सर्विसेज रिटेलिंग कहते हैं। तो अब ये जो है, जैसे कि सर्विसेज कौन सी हो सकती हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, टैक्सीज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हो सकती हैं। आप यहाँ पर ये ज़्यादातर जो है इस तरह की रिटेलिंग इंटरनेट के थ्रू होती है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है इंटरनेट का इस तरह की रिटेलिंग में, सर्विसेज रिटेलिंग में बढ़ गया है वो ज़्यादा। तो जैसे हमें टिकट्स बुक करानी है, या हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदनी है, या हमें कोई बैंकिंग की सर्विस लेनी है, तो आप वो ऐड आती है ना जैसे एक्सिस बैंक की, कि बैंक जाने के लिए बैंक जाने की क्या ज़रूरत है, दीपिका पादुकोण बोलती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आपको मतलब ये सारी सर्विसेज जो है इंटरनेट के ज़रिए मिल जाती हैं। तो ये सब हो रहा है आजकल। तो ये जो आपकी सर्विसेज रिटेलिंग है, ये था हमारा मॉडल्स। इसके बाद हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।